हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और ये है रिवाइंड 2025 की सीरीज जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर्स के बहुत सारे एमसीक्यूज़। तो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ में ईयर राउंड सीरीज़ में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 5, यानी कि 4 चैप्टरों में लगभग 20 क्वेश्चंस, उनके कॉन्सेप्ट्स, बैकवर्ड लिंकेजेस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक कर ली हैं। आज का जो सेशन है उसका पहला सवाल है, The government of India has extended the O-Smart scheme till 2026, which aims to। भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य है ऑप्शन ए आउटर स्पेस डेवलपमेंट वर्क, बाह्य अंतरिक्ष विकास कार्य, बी ऑप्टिकल फाइबर प्रोडक्शन R&D, ऑप्टिकल फाइबर उत्पादन अनुसंधान एवं विकास, सी ऑक्सीजन प्लांट इन स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट शहरों में ऑक्सीजन संयंत्र, डी ओशन डेवलपमेंट वर्क, महासागर विकास कार्य। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ओशन डेवलपमेंट वर्क। ये पृथ्वी विज्ञान स्कीम के तहत आता है, जो कि एक लार्ज स्कीम है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी अपने एमसीक्यू के सेशन में डिस्कशन कर लिया है। पृथ्वी विज्ञान स्कीम क्या है? इस अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत कई सारी छोटी छोटी सब स्कीम्स आती हैं, जिसमें से कि 5 सब स्कीम्स आपको देखने को मिलेंगी पृथ्वी विज्ञान स्कीम के तहत। और इसमें एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विसेज अक्रॉस स्कीम देखने को मिलेगी। हमारी ओ स्मार्ट यानी कि ओशन सर्विसेज मॉडलिंग, एप्लीकेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च यानी कि पेसर आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। सिस्मोलॉजी, जियो साइंस, सेज रिसर्च एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच, रीच आउट, ये सारी की सारी स्कीम्स आपको पृथ्वी विज्ञान स्कीम के तहत देखने को मिलेगी। और इसका जो भी एम ऑब्जेक्टिव है, ये हम लोगों ने क्योंकि ऑलरेडी पृथ्वी विज्ञान स्कीम में डिस्कस कर लिया है, सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ये सारी न्यूज़ 5 जनवरी 2024 को फ्लोट कर रही थी पीआईबी में। इसके अलावा एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है कि ये पूरी स्कीम अर्थ साइंस जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा चलाई जा रही। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो इस पूरे प्रोग्राम को रोल आउट कर रहा है। इसके अलावा ओ स्मार्ट स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो कई सारे इंडस्ट्रीज़, कई सारे जो सेक्टर्स हैं ओशन के, उनको फ़ायदा पहुंचाने की तरफ है। तो ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं? फिशरीज़ है, ऑफशोर इंडस्ट्रीज़ हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, डिफेंस है, शिपिंग है, पोर्ट्स हैं। इन सारी ही स्कीम्स को ओ स्मार्ट स्कीम से फ़ायदा मिलने वाला है और ओवरऑल हम लोग अपनी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने वाले हैं। तो ये ओ स्मार्ट स्कीम का उद्देश्य है और इसकी ये निटिग्रिटी है। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियां ग्लेशियर द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृतियां हैं? द फर्स्ट वन इज एस्कर, सेकेंड कामे, थर्ड वन इज फियोर्ड। यहाँ पे फजार्ड लिखा हुआ है बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज फियोर्ड्स। क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। इसका करेक्ट आंसर है फियोर्ड्स। बाकी दोनों ही एस्कर और कामे, ये दोनों ग्लेशियर के द्वारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो फॉर्म होते हैं वो क्योंकि इरोजन के थ्रू फॉर्म नहीं होते हैं, एस्कर और कामे ये दोनों डिपोजिशन के थ्रू फॉर्म होते हैं। दैट्स वाई दिस इज नॉट आवर आंसर। तो B3 ओनली हमारा करेक्ट आंसर होगा, B3 ओनली। अब यहाँ पे आपको एक फियोर्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है, फियोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये फियोर्ड्स क्या होते हैं? एक्चुअली में ये जो वैली आप देख पा रहे हैं, ये वैली फॉर्म होती है ग्लेशियर्स के थ्रू। कई बार ये वैली क्योंकि ओशंस के पास कनेक्टेड होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे ओशन से डायरेक्ट कनेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, यानी कि यहाँ पे माउंटेनस टेरेन जो है वो भी ज़रूरी है फियोर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, सिग्निफाई करने के लिए। अब ये भी देख लेते हैं कि आखिर एक्चुअली में फियोर्ड क्यों न्यूज़ में है। तो ग्रीनलैंड के फ्योर्ड में एक इंसिडेंट हुआ जहां पे कि एक डूब गई शिप की वजह से उसका जो तेल है वो ऑयल स्पिलेज हुआ। उसके ऑयल स्पिलेज की वजह से बहुत सारे डेलिकेट मरीन इकोसिस्टम आर्कटिक वाटर में खतरे में आ गए हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा इकोसिस्टम में प्रभावित
वो किया है। तो इस वजह से भी ये फ्योर्ड जो है वो न्यूज़ में है। इसके अलावा ग्रीनलैंड भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ग्रीनलैंड न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान और इलेक्शन कैंपेन के बाद भी लगातार ग्रीनलैंड को खरीदने के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड जो कि वर्तमान समय में डेनमार्क की प्रोविंस है, डेनमार्क की प्रोविंस होने के बाद भी उसका एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है, उसका एक इंडिपेंडेंट अपना नेशनल फ्लैग भी है और बाकी उसका थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस भी है। तो यहाँ पे एक बात, दो बातें हमको समझ के चलनी चाहिए। पहला कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो उसका एक सेपरेट लैंड मास है। उसके अलावा जो ग्रीनलैंड है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट यूएस से क्यों ले रहा है ग्रीनलैंड को परचेज करने के लिए, उसके लिए एक बाकायदा डेडिकेटेड पेज है और आप यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे कि 90th सेंचुरी से यूनाइटेड स्टेट्स डेनमार्क के द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने या फिर ग्रीनलैंड से कोई मिलिट्री अलायंस करके वहाँ पर अपनी मिलिट्री बेस बनाने की फिराक में है। इसकी वजह GIU के गैप है। अब ये GIU के गैप क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ गैप इन बिटवीन ग्रीनलैंड, आइसलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। तो ग्रीनलैंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आइसलैंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंड यूनाइटेड किंगडम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड GIU के गैप। और इस गैप में अमेरिका का कोई भी आइलैंड या ओशनिक टेरिटोरियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ी इशू है, खासतौर से तब जब आप अपने आप को वर्ल्ड सुपर पावर घोषित कर रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में आपकी प्रेजेंस न होना, खासतौर से ऐसे हिस्से में जहाँ से कि जर्मनी अपनी शिप्स लेकर के निकल रहा हो, फ्रांस अपनी शिप्स लेकर के जा रहा हो, बाकी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ से नेविगेट कर रही हूँ, रशिया का कैलिनग्राड भी यहाँ पे स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऐसी इम्पॉर्टेंट जगहों पर अपनी मिलिट्री एज वेल एज इकोनॉमिक प्रेजेंस बना करके रखें। और यही वजह है कि लंबे समय से बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने ग्रीनलैंड को खरीदने का लगातार कोशिश किया है, ट्राई किया है। ट्रंप भी उनमें से कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। नाउ अब इतना अंडरस्टैंड करने के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन। हाल में ही खबरों में रहा एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? Recently seen in news an initiative of which of the following ministry? Option A Ministry of Environment, Forest and Climate Change, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। B मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। C मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार मंत्रालय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली रीज़न ये है कि यहाँ पे जो एक पेड़ माँ के नाम, तो पेड़ से हम लोग की साइकी तुरंत चली जाती है किसकी तरफ? इन्वायरमेंट या फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की तरफ, या अधिक से अधिक हम लोग एग्रीकल्चर की तरफ जा करके सेटल डाउन हो जाएंगे। पर इसका जो करेक्ट मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, आपको याद रखना है। यहाँ पे एक बात ये समझनी है कि एक पेड़ माँ के नाम एक अभियान था जिसको कि मन की बात में पहली बार प्रोपगेट किया था नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, 30 जून 2024 को। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने एक पूरा इसके लिए इनिशिएटिव एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर दिया एक पेड़ माँ के नाम। और बेसिकली इसका पर्पस ये था कि ये जो भी एक पेड़ माँ के नाम स्कीम है, अभियान है, कैंपेन है, इसका जो भी फोटोज़ और जो अपडेट्स हैं वो हमें एक प्लेटफॉर्म पे, एक एप्लीकेशन पे मिलने लग जाए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि हमारे इस समय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंटल मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था और ये सारी चीज़ें न्यूज़ में फ्लोट कर रही थी 23 सितंबर 2024 को। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। नाउ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या है? द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी टू एलिमिनेट सल्फर कंपोनेंट्स फ्रॉम एग्जॉस्ट एमिशन बाय एडिशन ऑफ एब्जॉर्बेंट्स। यानी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अवशोषक के अतिरिक्त निकास उत्सर्जन से सल्फर यौगिकों को खत्म करने की एक तकनीकी है। सेकेंड स्टेटमेंट, द सब्सटेंस सच एज अमोनिया और सोडियम सल्फाइड
आर यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट्स। अमोनिया या सोडियम सल्फाइड जैसे पदार्थों का उपयोग अवशोषक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोनों ही स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही है, यानी कि सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब देख लेते हैं कि आखिर ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन है क्या और ये न्यूज़ में क्यों आया। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कैन कट टॉक्सिक गैस इमिशन बाई ओवर 60%, न्यू स्टडी। तो पहले तो ये समझते हैं कि 60% की ये जो एमिशन कट है ये हमें देखने को मिल रहा है किस वजह से, ताकि हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन ऐसी कोई किट है, ऐसा कोई टूल है जिसका इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर करेंगे? तो हमारे जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं उन कोल बेस्ड पावर प्लांट में सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन लगातार होता रहता है, और इस सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन की वजह से हमें उसको कंट्रोल करने के लिए, वहाँ की लोकल एयर है उसको ज़्यादा बेहतर बनाए रखने के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक तरह की किट है, ये एक तरह का टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, समझ सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस तरह का जो टूल है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको इंट्रोड्यूस किया। कोल फायर पावर प्लांट्स को इन्होंने कंट्रोल करने को बोला, SO2 एंड अदर गैसेस। फिर उसके बाद SO2 कंट्रोल करने के लिए FGD नाम का जो टूल है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको इस्तेमाल में लाया जाने लगा। इसको लाने के लिए एक डेडलाइन दी गई कि दिसंबर 2024 तक सभी कोल बेस्ड पावर प्लांट पे ये लग जाना चाहिए, हमारा ये टारगेट है। लेकिन 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये कहा जाता है कि सेंटर से ये रिकमेंड किया जाता है कि ये जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन वाली किट है, ये जो टेक्नोलॉजी है कंट्रोल करने की SO2 को, इसको इसको आप हटा दीजिए, इसको आप रहने दीजिए, मत लगवाइए। क्यों? क्योंकि इससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है वहाँ की एयर क्वालिटी में। तो एक तरीके का ये पूरा जो पूरा स्कीम थी या पूरा ये जो एक्सरसाइज थी, इसका कोई अर्थ निकला नहीं। ठीक है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट ने ये कहा कि इस तरह के आप जो किट हैं या जो टेक्नोलॉजी है उससे आप डू अवे विथ करिए, यानी कि इसको आप रिमूव करिए, हटाइए। तो ये सारी जो है उठापटक है जो कि लगातार डी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के बारे में हो रही थी। यहाँ पे एक और अपडेट आपको अक्टूबर 2024 की मिल जाएगी कि पावर प्लांट्स में नॉट नीड टू इंस्टॉल सल्फर रिमूव गियर एज अ स्टडी शोज इमिशन आर नॉट इम्पैक्टिंग एयर क्वालिटी। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, कोल बेस्ड पावर प्लांट और इसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रेयर अर्थ मिनरल्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेयर अर्थ मिनरल, यानी कि दुर्लभ मृदा खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1, रेयर अर्थ मिनरल्स आर अ ग्रुप ऑफ 17 एलिमेंट्स विच यूनिक प्रॉपर्टीज दैट मेक देम क्रिटिकल फॉर एडवांस टेक्नोलॉजीज, यानी कि दुर्लभ मृदा खनिज 17 तत्वों का एक समूह है जिसमें अद्वितीय गुण होते हैं जो उन्हें उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। सेकंड इज India is world's largest producer of rare earth minerals according to over 30% of the global production. भारत दुर्लभ मृदा खनिजों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है जो वैश्विक उत्पादन का 30% से अधिक उत्पादन करता है। द थर्ड स्टेटमेंट इज बंगाल की खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत दुर्लभ मृदा खनिज अन्वेषण के लिए संभावित क्षेत्र है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल ऑफ द थ्री और नन। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है कि वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये बहुत ही एग्जैगरेटेड बात हो जाएगी इंडिया के लिए, ये बिल्कुल ही सत्य कथन नहीं है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल ट्रू है। एंड दैट्स वाई बी ओनली टू शुड बी द करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये आखिर न्यूज़ में क्यों है। दिसंबर 27, 2024 को न्यूज़ फ्लोट करती है टैपिंग इनटू कजाकिस्तान रेयर अर्थ पोटेंशियल, यानी कि भारत कजाकिस्तान के जो रेयर अर्थ पोटेंशियल है यहाँ के, यानी कि वहाँ के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो कजाकिस्तान की तरफ से भी खरीदना चाहता है, सो दैट कि उसकी डिपेंडेंसी केवल चाइना के ऊपर न बने, क्योंकि चाइना और यूएस को लेकर के जिस तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आ रहे हैं, चाइना ने कई बार ट्रेड को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया है। वो लगातार अचानक से रेयर अर्थ के जो मिनरल्स हैं उनको बेचना बंद कर देता है। अभी यूएस की तरफ उसने किया था, और वो कौन से 3 मिनरल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी, हम लोगों ने ऑलरेडी अपने जो रिवाइंड की सीरीज़ है उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो इस यूएस रिजीम के साथ जबकि इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चाइना की हो रही है, अगर उसने कभी रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उसको हमारे लिए, इंडिया के लिए रोक दिया, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। इसलिए हम अपने जो सोर्सेज हैं उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और कजाकिस्तान की तरफ हम रुख कर रहे हैं, ताकि हम वहाँ से भी कुछ ज़्यादा जो प्रोक्योरमेंट है वो कर पाएँ रेयर अर्थ पोटेंशियल, रेयर अर्थ मिनरल का। अब इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट होल्डर है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। इंडिया जो है मोस्टली रिलाई करता है चाइना के ऊपर, जैसा कि हमने बताया, और कजाकिस्तान इमर्जेज एज द प्रॉमिसिंग स्ट्रेटेजिक क्लोज अल्टरनेटिव। तो जो कजाकिस्तान है वो बहुत ही क्लोज अल्टरनेटिव चाइना का बन करके उभरा है। यहाँ पे चाइना की मोनोपोली है, जैसा कि हम जानते हैं। इंडिया सोर्सिंग अबाउट 60% ऑफ इट्स इंपोर्ट फ्रॉम बीजिंग, यानी कि चाइना से लगभग हम अपने रेयर अर्थ मिनरल्स का 60% हिस्सा इंपोर्ट करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, चाइना के ऊपर हमारी। नाउ अब रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं, थोड़ा सा इसकी बेसिक निटिग्रिटी भी जान लेते हैं। तो रेयर अर्थ मिनरल की बात करें तो स्कैंडिनेवियम और यट्रियम, ये 2 एलिमेंट जो मेन पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें एक यानी कि स्कैंडिनेवियम जो है वो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट है, वहीं पे यट्रियम जो है वो एक हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट है। और ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज़ होती है, जो हमारी केमिकल एलिमेंट्स की जो टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें भी हमारा एक हिस्सा जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट कहलाता है, वहीं पे एक दूसरा हिस्सा जो कि है वो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट कहलाता है। तो ये सारा जो हिसाब किताब है वो रेयर अर्थ एलिमेंट का है। और रेयर अर्थ एलिमेंट का जो इस्तेमाल है वो कहाँ पर हो पाता है वो भी आपको ज़रूर जानना चाहिए। अब इसमें मैग्नेट्स में आपको नियोडियम और इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, और लिथियम और कोबाल्ट, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इसका इस्तेमाल मेटल्स के एलायस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अदर फर्टिलाइज़र्स में, पिगमेंट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में या न्यूक्लियर वेस्टेज को हैंडल करने में, इन सारी चीज़ों में भी कई बार इस तरह के जो मेटलिक रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका भी इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा केमिकल कैटालिसिस प्रोसेस में, सिरेमिक्स और ग्लासेस में, फास्फोरस में, इन सभी चीज़ों में भी रेयर अर्थ मिनरल्स का या एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैं एक जाते जाते जानकारी दे दूँ कि ये जो कैटालिस्ट का जो केमिकल प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ ही मैं आपको एक 2012 का, ये यूपीएससी का 2012 का क्वेश्चन है जो कि रेयर अर्थ मिनरल के बारे में ही है, मैं आपको इसके साथ छोड़ करके जाता हूँ। इसको आप सॉल्व करिए, देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है और यूपीएससी का स्टैंडर्ड कितना क्लोज होता है जो नई अपडेट्स करंट अफेयर्स में आती हैं उसके। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़े जाता हूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, दिस इज़ माय हैंडल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए अगर आप वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाऊंगा हेयर विद दिस आईडी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।